जापान का 5 दिनों का दौरा पूरा कर पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह स्वदेश रवाना हो गए। सुबह करीब 6:45 बजे टोक्यो हवाई अड्डे से उनके विमान ने उड़ान भरी। अपने जापान दौरे में पीएम मोदी ने कई करार किए। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप के तहत जापान 5 साल में 3.5 ट्रिलियन येन यानी 2,10,000 बिलियन रुपए भारत के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में निवेश करेगा। मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन में भी जापान टेक्नोलॉजी के साथ वित्तीय और ऑपरेशनल मदद करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान दौरे को कामयाब बताया है। कल टोक्यो में भारतीय समुदाय के बीच उन्होंने कहा कि उनका दौरा सफल रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरे से भारत और जापान के बीच रिश्तों का जो धागा बंधा है वो फेविकोल से भी ज्यादा मजबूत है। मेरे हिसाब से यात्रा बहुत ही सफल रही है, बहुत सफल। महाराष्ट्र में चल रहे बिजली संकट के लिए सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बिजली कटौती को राष्ट्रीय संकट बताते हुए चव्हाण ने कहा कि महाराष्ट्र में बिजली संकट और गहरा सकता है। प्रदेश में 3000 मेगावाट बिजली की कमी है, इसे केंद्र को सुलझाना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल रहा है। चव्हाण ने कहा कि जब पीएम सोलापुर आए थे तब भी उन्हें संकट से अवगत कराया गया था। देश का क्राइसिस है, लेकिन इसको सुलझाने का काम केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। अगर हमें कोयला नहीं मिलेगा तो हमको दिक्कत आएगी। और हमने जो एग्रीमेंट्स किए थे निजी कंपनियों के साथ, जिसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसको हल करने का तरीका हमको सबको बैठ के निकालना पड़ेगा। आज वास्तव में जैसे भी बताया गया है, जो अदानी का तिरोडा का प्लांट है वहाँ से बिजली नहीं मिल रही है, टाटा का जो मुंदड़ा का प्लांट है वहाँ से बिजली नहीं मिल रही है, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बिजली के मुद्दे पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के ऊर्जा मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद गोयल ने कहा कि बिजली प्लांटों को कोयला आपूर्ति में कोई कमी नहीं है और जो भी समस्याएं हैं उसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। गंगा सफाई के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इससे पहले सरकार ने कोर्ट के आदेश पर अपना हलफनामा दाखिल कर दिया। हलफनामे में सरकार ने गंगा सफाई को लेकर रोड मैप पेश किया है। हलफनामे में कहा गया है कि सरकार इस अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करेगी। सरकार ने कहा कि आईआईटी पेशेवरों के एक समूह कंसोर्टियम को समग्र गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये इस साल दिसंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि थोड़ी सी कालाबाजारी या टैक्स चोरी कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मगरमच्छ को पकड़ना चाहती है, छोटी मछलियों को नहीं। कि यदि आपके बारे में कोई कहता है कि ये चोरी करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, तो कितना के कालाबाजारी करेंगे? 1000, 2000, 4000। लेकिन जो 4000 करोड़ का कालाबाजारी करता है, ध्यान तो वहां जाना चाहिए हमारा। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरह बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के बयान पर भी विवाद खड़ा हो सकता है। नरेंद्र सिंह ने कहा कि थोड़ा सा काला धन सबके पास है। अगर सरकार देश के काले धन को निकालने के लिए थोड़ा सा टैक्स लेकर काले धन को सफेद कर दे तो बाहर के देशों से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा बल्कि भारत को लूटने के लिए यहाँ आया था। शारदा चिटफंड घोटाले की आंच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दरवाजे तक पहुंच रही है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तब शारदा टूर और आईआरसीटीसी के बीच करार हुआ था। दिलचस्प संयोग ये है कि तृणमूल कांग्रेस ने जैसे ही यूपीए सरकार का साथ छोड़ा, शारदा ने भी रेलवे से अपना नाता तोड़ लिया। गौरतलब है कि शारदा टूर एंड ट्रेवल्स आईआरसीटीसी के भारत तीर्थ प्रोजेक्ट के आधिकारिक ट्रेवल एजेंट्स में शामिल था। शारदा चिटफंड घोटाले में ताजा खुलासे पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने कहा है कि सच्चाई बाहर लाने के लिए सीबीआई ममता बनर्जी समेत उन तमाम लोगों से पूछताछ करे जिनकी भूमिका पर उंगली उठी है। उधर टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने सीबीआई को राजनीतिक संस्था बताकर जांच एजेंसी की आलोचना की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने एक उद्योगपति को सुपारी दी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बयान को खारिज करते हुए कहा कि अगर रावत को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार गिराने की सुपारी दी गई है तो बीजेपी जांच को तैयार है। अरे चर्चा है, बीजेपी के लोग ही कहते हैं फलां को सुपारी दे रखी है, फलां को पता नहीं।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे के दूसरे दिन सनाही सोलर वाटर प्लांट का उद्घाटन किया। मुंशीगंज में सोनिया ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट एम्स की प्रगति का निरीक्षण भी किया। इलाके के कई गांवों में जाकर सोनिया ने वहां के लोगों की समस्याएं भी सुनी और उन्हें हल करने का भरोसा भी दिया। पुणे के एबीसी स्क्वायर के पास अज्ञात लोगों ने सीपीएम दफ्तर पर हमला किया। हमले के वक्त दफ्तर में मौजूद लेफ्ट कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हमलावर संघ के कार्यकर्ता थे और केरल में 1 सितंबर को संघ कार्यकर्ता की हत्या के बदले में उन पर हमला किया गया। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की जांच की मांग की है। रांची के तारा शाहदेव केस में आरोपी रंजीत उर्फ रकीबुल के मोबाइल सीडीआर की जांच में कई मंत्री, नेता, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, राजभवन के अफसर, कस्टम अफसर, जज और कारोबारियों के नाम सामने आए हैं। रंजीत उर्फ रकीबुल इन अधिकारियों से अक्सर बातें किया करता था। इस केस में गढ़वा के डीएसपी सुरजीत कुमार ने रकीबुल से दोस्ती की बात मान ली है। हालांकि डीएसपी सुरजीत कुमार ने यह भी कहा है कि रकीबुल से उनका किसी भी तरह का व्यापारिक संबंध नहीं है। वहीं पटना हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद झारखंड पुलिस शेरघाटी के सेशन जज राजेश कुमार से भी पूछताछ करेगी। एक नाबालिग जोड़े के घर से भागने पर सतना के कोलगांव में बवाल मच गया। इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन किया। 17 साल की नाबालिग लड़की के घरवाले जहां लड़की के अपहरण का आरोप लगा रहे हैं, वहीं फरार लड़के के घरवालों का कहना है कि पिछले 3 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था और अपनी मर्जी से लड़के लड़की ने घर छोड़ा है। इस मामले में लड़की के नाना ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। फिल्म निर्माता अली मोरानी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जांच में शक की सुई न्यू जर्सी में रह रहे एनआरआई बिट्टू सिंह पर टिक गई है। बिट्टू सिंह शो ऑर्गेनाइजर है और अली मोरानी के घर के बाहर हुई फायरिंग से पहले उसने वर्ल्ड टूर के दौरान अमेरिका में शो देने के लिए कहा था, जो पैसों को लेकर बात नहीं बनी। हालांकि आज तक से बातचीत में एनआरआई बिट्टू सिंह ने सभी आरोपों से इनकार किया है। अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने पर नोएडा के गुजरान गांव के प्रधान रविंदर पर खनन माफिया ने हमला बोला। हमले में रविंद्र तो बच गए, लेकिन उनके साथी घायल हो गए। पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली को सारंडा के जंगल में धर दबोचा। दिवाकर नाम का गिरफ्तार नक्सली गिरिडीह के पीरटांड का रहने वाला है। पुलिस के हत्थे चढ़ा नक्सली दिवाकर को लैंड माइंस बनाने और लैंड माइंस प्लांट कर विस्फोट करने में महारत हासिल है। दिवाकर अन्य नक्सलियों को लैंड माइन बनाने और उसे विस्फोट करने की ट्रेनिंग भी देता था। हाथरस पुलिस थाने में उस वक्त अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला जब विवाद सुलझाने आए 2 पक्षों की महिलाएं आपस में ही भिड़ गईं और पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। महिलाओं के बीच पुलिस थाने में काफी देर तक मारपीट चलने के बाद पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर हुई मारपीट के मामले को सुलझाने के लिए ये दोनों पक्ष थाने आए थे। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में महान एथलीट उसेन बोल्ट और क्रिकेटर युवराज सिंह ने 100 मीटर रेस में जलवा बिखेरा। दोनों के बीच पहले क्रिकेट मैच खेला गया। युवराज की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 4 ओवर में 59 रनों की चुनौती दी। बोल्ट ने 19 गेंदों पर शानदार 45 रन बनाए और अपनी टीम को जीत दिला दी। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे 6 नवंबर को मुंबई में एक समारोह में रिलीज की जाएगी। मंगलवार को इसके कवर ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी। एक बयान में सचिन ने कहा कि वो इसमें अपनी जिंदगी के कई ऐसे पहलू सामने लाएंगे जो अभी तक पर्दे के पीछे ही रहे हैं। इस किताब के को ऑथर इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग स्पोर्ट्स एडिटर बोरिया मजूमदार हैं। जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 2 सितंबर को खत्म हो गई। स्टूडेंट यूनियन में अलग अलग पदों के लिए सैकड़ों छात्रों ने नामांकन भरे हैं। इस बार जेएनयू में चुनाव से पहले कई पार्टियां गठबंधन के साथ उतर रही हैं। एआईएसएफ और डीएसएफ ने भी गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गुजरात के गोधरा जिले में सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा उदाहरण देखने को मिला। गोधरा से 12 किलोमीटर दूर शिवराजपुर में एक मुसलमान परिवार गणपति उत्सव मना रहा है। कसाई का काम करने वाला ये परिवार अपने घर में गणेश की प्रतिमा स्थापित कर सुबह शाम पूजा करता है और फिर 10वें दिन पूरे धूमधाम से गणपति का विसर्जन भी करता है।
अनीस कुरैशी नाम का एक गणपति भक्त पूरे 10 दिन अपनी दुकान भी बंद रखता है। मैरीकॉम के प्रमोशन के लिए प्रियंका दिल्ली एनसीआर पहुंची, जहां प्रशंसकों को उन्होंने सीडी और ग्लव्स बांटे। फिल्म प्रमोशन के साथ ही प्रियंका महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी फिक्रमंद दिखी। साथ ही प्रियंका ने वहां मौजूद महिलाओं से जरूरत पड़ने पर पंच मारने के तरीके भी बताए। अपने प्रशंसकों से प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म को लेकर खुलकर बातें की। लाइबेरिया के मनरोविया में इबोला का एक मरीज भागकर पास के बाजार में चला गया। इबोला संक्रमित ये मरीज भोजन की तलाश में मनरोविया के अस्पताल से भागा। हालांकि जानकारी मिलते ही तुरंत इस मरीज को पकड़ लिया गया। लाइबेरिया में सबसे ज्यादा इबोला से संक्रमित लोग हैं। इस बीमारी से पश्चिम अफ्रीका में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ लाइबेरिया में ही इबोला से मरने वालों की संख्या 700 के करीब है। कोंगो में भी इबोला का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोंगो में इबोला से अब तक कुल 31 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 21 लोगों में इबोला के संक्रमण का पता चला है। कोंगो में इबोला के संक्रमण से मरने वाली आखिरी मरीज एक गर्भवती महिला थी।